हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव के इस YouTube परिवार पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा के जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग जो हैं, जो भी हम लोग के क्वेश्चंस होंगे, साथ साथ हम लोग चलेंगे उन प्रश्नों के उत्तर और उनके बारे में जो थियोरेटिकल है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ साथ आप जो है एक कॉपी और एक पेन लेकर के आप बैठ सकते हैं आराम से, जो है हम लोग साथ साथ नोट्स भी करेंगे। ठीक है। अगला सवाल हम लोग का क्या है, प्रजनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। प्रजनन जो है क्या है, सजीवों के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है। और हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जो सजीव हैं, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, शामिल होते हैं, उनमें क्या होता है, सजीवों के गुण, जैसे उसमें कोशिकीय संरचना होती है, जीव द्रव होता है, उपापचय की प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, साथ साथ श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारा प्रोसेस होता है ना। उनके यानी कि सजीवों के प्रमुख गुण में जो है क्या आते हैं, प्रजनन आते हैं। तो प्रजनन क्या है, सजीवों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व जीव क्या हो जाते हैं, अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी जाति की सत्ता क्या होती हैं, पृथ्वी पर बनी रहती है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन। तो हम लोग नोट करेंगे, क्या करेंगे कि प्रजनन क्या है। हम लोग जवाब में लिखेंगे कि प्रजनन जो है सजीवों के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है, या प्रजनन एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक परिपक्व जीव क्या करते हैं, अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जीवों की सततता यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी कंटिन्यूटी होगी ना, तो सततता क्या होती हैं, पृथ्वी पर बनी रहती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रजनन करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है, यानी कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, प्रजनन में कितने मेंबर्स शामिल हो रहे हैं, कितने सदस्य भाग ले रहे हैं, इसके आधार पर जो है हम लोग प्रजनन को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, है ना। जिसमें पहला हम लोग का क्या आता है, अलैंगिक प्रजनन, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। अब देखिए, अलैंगिक प्रजनन में क्या है, एक मेंबर शामिल है। तो अलैंगिक प्रजनन को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अलैंगिक प्रजनन क्या है, प्रजनन का ही एक प्रकार है ना, रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल यानी एकल मातृ कोशिका भाग लेती हैं। और इसमें अगर मातृ कोशिका भाग लेती हैं तो इसमें निषेचन नहीं ना होगा, इसमें नर और मादा युग्म का मिलान नहीं होगा, लेकिन संतानें बनेगी। तो कैसे बनेगी भाई, तो यह एग्जैक्ट कॉपी होगा। किस किस तरह से, तो अनुवांशिकी रूप से और संरचनात्मक रूप से। तो ऐसे उत्पन्न संतान को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं ना। तो हम लोग अलैंगिक प्रजनन का क्या परिभाषा कि प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें क्या होता है, एकल मातृ कोशिका भाग लेती है। इसमें ना तो युग्मक बनते हैं, ना युग्मनज होता है, ना निषेचन होता है। तो इस प्रकार का जो प्रजनन क्या कहलाता है, आपका अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और दूसरा क्या है, लैंगिक। इसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स भाग लेते हैं, यानी कि इसमें प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। युग्मक बनते हैं यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद जो है एक नए जीवों का विकास होता है, जो क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि क्लोन से आप क्या समझते हैं। अभी तुरंत हम लोग बात किए क्या, अलैंगिक प्रजनन में जो है क्या होता है, उत्पन्न संतानें जो होती हैं वो माता पिता से समान होती हैं, है ना, पेरेंट्स से समान होती। तो किस किस रूप में हम लोग को ऐड करना है, किस किस रूप में होता है, तो क्लोन यह संरचनात्मक तथा अनुवांशिकी रूप से होता है। तो ऐसे उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो हम लोग क्लोन की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिखिए, क्लोन की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अलैंगिक प्रजनन के, क्या बोले, अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानें या उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से संरचनात्मक और अनुवांशिकी रूप से समान होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अगला सवाल है जीवन आयु या लाइफ स्पन क्या है ना। तो क्या है कि जीवन आयु या लाइफ स्पन जो है ना, या जीवन आयु जो है किसी भी जीवधारी का
वह समय अंतराल होता है जो उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस जीवधारी का जीवन काल कहते हैं। क्या हम लोग लिखेंगे कि जीवन आयु यानी लाइफ स्पैन जो है वह क्या होता है, किसी भी जीवधारी का वह समय अंतराल होता है जो उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। तो उससे हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। और यह लाइफ स्पैन जो है किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ये हम लोगों को याद रखने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी जीवधारी बहुत बड़ा है तो वह लंबे समय तक जीवित रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई छोटा है तो वह कम ही समय तक जीवित रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अमीबा को हम लोग अमर जंतु क्यों कहते हैं ना। तो अमीबा को हम लोग अमर जंतु क्यों कहते हैं, तो सवाल है कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और अमर जंतु इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमीबा क्या करता है, प्रजनन करता है। किस तरह का प्रजनन करता है भाई, तो अलैंगिक करता है ना। तो अलैंगिक में जो है आपके विधियों में क्या आता है, आपका द्विविभाजन आता है, बहुविभाजन यानी कि विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो इन विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग अमीबा में क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थिति होती है ना, जब ये नदी में रहते हैं, तालाब में रहते हैं ना, तो ये अनुकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, द्विविभाजन कर लेते हैं। और जब वाटर लेवल डिक्रीज करता है यानी कि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाएगा, बहुत दिन से वर्षा नहीं होगा, तो क्या करेगा, अमीबा जो है अपने चारों तरफ एक कोट बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट वॉल कहते हैं। याद रखना है। ठीक है, जो अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, अपने चारों तरफ कोट बना लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट कोशिका या सिस्ट वॉल कहते हैं। उसी में क्या बनते हैं, उनके स्पोर्स बनते हैं। जब बारिश होगा या बाढ़ आएगा तो क्या होगा, बहुत सारे अमीबल स्पोर्स बाहर निकलेंगे और अमीबा को जन्म देंगे। तो हम लोग का सवाल क्या है, अमीबा को अमर जंतु क्यों कहा जाता है। अमीबा को हम लोग अमर जंतु इसीलिए कहते हैं क्योंकि अमीबा जब परिपक्व हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जब अनुकूल रहेगा तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, जब प्रतिकूल रहेगा तो बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर वही अमीबा, एक पेरेंट अमीबा जो है अलग अलग टुकड़ों में बट गए। तो यहाँ अमीबा क्या हो गया, एक अमीबा अलग अलग हिस्से में बट रहे हैं, तो जैसे परिपक्वता आएगी अमीबा जो है हिस्से में बढ़ जाएंगे। तो एक वयस्क अमीबा बच्चे यानी संतति अमीबा में बट गए। तो यही कारण क्या है कि अमीबा कभी नहीं मरते हैं और इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं। आप नोट्स कर सकते हैं ऐसे कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है जो अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति दोनों में प्रजनन कर सकते हैं। जब एक अमीबा परिपक्व होता है तो उसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और दूसरा क्या है, कोशिका द्रव का बंटवारा होता है, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब ये दोनों प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है, एक पेरेंट्स अमीबा जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, अमीबा को अमर जंतु कहते हैं, यानी इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आगे बढ़ी, अमीबा किस प्रकार से प्रजनन करता है ना। देखिए अमीबा जो है यहाँ पर किस प्रकार से प्रजनन करता है, तो अमीबा क्या करता है, दोनों प्रकार से प्रजनन करता है। बात करें हम लोग टाइप, अमीबा जो है क्या करता है, अलैंगिक करता है। अगर पानी रहेगा, अनुकूल परिस्थिति होगी तो यह क्या करेगा, द्विविभाजन करेगा, और जब प्रतिकूल आएगी तो उसमें क्या होगा, बहुविभाजन करेगा। तो अमीबा दोनों तरह से कर सकता है। क्या, तो अमीबा क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति में जो है एक नए जीव को जन्म देने वाला है और प्रतिकूल में भी देने वाला है ना। तो जब अमीबा रहेगा पानी में तो द्विविभाजन करेगा और अगर सूखा में रहेगा तो बहुविभाजन करेगा, है ना। अब देखिए अगला क्या है, तो ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग जो है क्या है, अलैंगिक प्रजनन की ही विधि है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 पौधे को इस प्रकार से जोड़ते हैं जिसमें ये दोनों पौधा जो है वह एक ही पौधे के रूप में ग्रो करे। तो यहाँ पर जो हम लोग 2 पौधे को जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर जो पहला सिस्टम जो होता है, जो रूट सिस्टम बनाएगा भविष्य में, उसे हम लोग स्ट्रोक कहते हैं, और जो दूसरा है वो जो तना तंत्र बनाएगा उसे हम लोग साइकोन कहते हैं। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं ग्राफ्टिंग क्या है। तो ग्राफ्टिंग क्या है, तो ग्राफ्टिंग जो है वह अलैंगिक प्रजनन की ही विधि है ना, वर्धी प्रजनन की विधि है, जिसमें क्या होता है कि 2 पौधे के हिस्से को इस प्रकार से काटते हैं और जोड़ते हैं
ताकि वो दोनों कटा हुआ हिस्सा जो है या बटा हुआ हिस्सा जो है वो दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित करे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो जड़ तंत्र बनाएगा भविष्य में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक कहते हैं, और जो तना तंत्र बनाएगा उसे हम लोग साइकोन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उत्तक संवर्धन क्या है ना, उत्तक संवर्धन जिसे हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। उत्तक संवर्धन जो है हम लोग क्या करते हैं कि वैसे पौधों में उत्तक संवर्धन करते हैं जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो हम लोग इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, पौधे के किसी भी हिस्से, जैसे कि आपके हो गए सेल हो गए यानी कोशिकाएं हो गई, टिश्यू यानी उत्तक हो गए, भ्रूणपोष हो गए, उसके बाद पॉलन ग्रेन्स हो गए, एम्ब्रायो हो गए, इन सबों को क्या करते हैं हम लोग पोषक तत्वों की उपस्थिति में प्रयोगशाला पर एसेप्टिक कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो ये पौधे बनाने की जो प्रक्रिया है एक छोटे से सेल से, तो ये जो है गुण पूरा जो बना, एक सेल से पूरा पौधा बना, तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। और जो इस्तेमाल किए टिश्यू कल्चर में यानी कि उत्तक संवर्धन में, जैसे सेल हो गए आपके, उत्तक हो गए आपके, भ्रूणपोष हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, तो इन सबों को यहाँ क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। और ये पोषक तत्वों की मौजूदगी में क्या करता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाते हैं, यानी कि उसमें विभेद नहीं होता है जड़ तना पत्ती। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस, यानी कि टिश्यू कल्चर में पहला क्या होता है, कैलस का निर्माण, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग करते हैं। तो उत्तक संवर्धन को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, चलिए नोट्स करिए। क्या है उत्तक संवर्धन में जो है हम लोग, उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग लिखेंगे, लिखते जाइए। देखिए उत्तक संवर्धन क्या है, एक आधुनिक तथा जटिल प्रक्रिया है जिसमें, यानी कि यह विधि उन पौधों में कारगर होती हैं जिन पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इस विधि में हम लोग पौधे के हिस्से जैसे कोशिकाएं, उत्तक, भ्रूणपोष, पॉलन ग्रेन्स इत्यादि को लेकर प्रयोगशाला स्थिति पर उचित पोषक तत्वों की मौजूदगी में संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो है, यानी कि उत्तक संवर्धन में पौधे के जिस किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके टिश्यूज़ हो गए, आपके सेल हो गए, एंडोस्पर्म हो गया, एम्ब्रायो हो गया, तो यहाँ पर इन सबों को हम लोग क्या एक्सप्लांट बोले, और इन्हीं इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स मीडियम में देते हैं और एक संपूर्ण पौधा बनता है। तो इस गुण को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। और एक सवाल भी आता है, कैलस से आप क्या समझते हैं, तो उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक्सप्लांट से जो भी क्या बनता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस। यहाँ पर ध्यान रखना हम लोग को, एसेप्टिक कंडीशन क्या है, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा, तो हम लोग स्टेराइल करते हैं ना। एसेप्टिक कंडीशन पर लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, एक पौधे के सेल टिश्यू से एक संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। यहाँ क्या है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है ना, कि टेरियर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल के लोग जो हैं शौकीन होते हैं मछली और चावल के लिए। वजह ये है क्योंकि वहाँ पर देखिए पानी भी होता है और पानी में रहने वाले जीव ज़्यादा होंगे, तो पानी में जो है मछलियाँ पलती हैं और पानी की जो मात्रा होती है वो धान के ग्रो करने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। अब सवाल ये है कि वहाँ के लोग अगर मछली भात खाते हैं तो वाजिब है कि पानी में रहने वाले पौधे भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर जलकुंभी भी ज़्यादा ग्रो करता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है, यानी वाटर हायसिंथस जिसे हम लोग आइकॉर्निया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कलम विधि यानी कटिंग मेथड क्या है, ठीक है, चलिए कटिंग मेथड क्या है, तो यह एक क्या है, कायिक प्रवर्धन की ही एक विधि है, यानी अलैंगिक प्रजनन की ही विधि है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधों में मुख्य रूप से देखिए यह हम लोग बरसात के दिनों में करते हैं। क्या करते हैं, बरसात के दिनों में करते, ताकि वह जो है क्या हो सके, मॉइस्ट से रह सके। हम लोग इस विधि में क्या करते हैं, मुख्य जो तना होता है जिसमें हम लोग कलम लगाने होते, कलम करने होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा काट करके उस पर मिट्टी का लेप लगाते हैं और पॉलीथीन से रैप कर देते हैं ताकि वो
सूखे नहीं, और निरंतर हम लोग क्या करते जाते हैं, उसमें हम लोग पानी देते जाते हैं। और क्या होता है, कुछ दिनों के बाद हम लोग निरंतर पानी देने के बाद क्या होता है, उससे जड़नुमा संरचना निकलती हैं, और इस जड़नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, गूटी कहते हैं, या इसे हम लोग बकरे की दाढ़ी कहते हैं। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कलम विधि क्या है, यह एक क्या है, कायिक प्रवर्धन की एक सरल विधि है, जिसमें क्या करते हैं, पौधे के तने को मुख्य रूप से काट करके और उस पर मिट्टी का लेप लगा करके कपड़े से और जा करके हम लोग मॉइस्ट करते रहते हैं, पानी देते हैं ना। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद उससे जो है जड़नुमा संरचना निकलती है, और बाद में उसको हटा दिया जाता है और एक नए पौधों में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, बड़ी सिंपल है, यानी सरल विधि है ना। अगला सवाल है कि लैंगिक प्रजनन में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या है, इसमें नर और मादा प्रजनन अंग यानी कि जो है मेल और फीमेल गैमेट्स भाग लेते हैं। और मनुष्य में क्या होता है कि हम लोग बाहर से भी हम लोग देख करके बता सकते हैं कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ क्या है, लैंगिक प्रजनन में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं, तो हम लोगों को लिखने हैं क्या, 3 घटनाएं शामिल होती है। कितनी घटनाएं, 3 घटना। पहला में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो आपका है पूर्व निषेचन, क्या लिखेंगे, पूर्व, नोट करते जाइए, पूर्व निषेचन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और आगे क्या लिखेंगे, पश्च निषेचन यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 घटना फिर शामिल होती हैं। पहला जो है युग्मक जनन, जिसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और उस युग्मक का क्या होना है, स्थानांतरण होना है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होने हैं। और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स किसके लिए, तो मिलान के लिए, जो आगे हम लोग का क्या है, निषेचन है। और निषेचन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कि युग्मक शरीर के अंदर मिल रहे हैं कि शरीर के बाहर मिल रहे हैं। तो इसके आधार पर हम लोग निषेचन को 2 हिस्से में बांट दिए। पहला आपका क्या है, बाह्य निषेचन, अगर शरीर के बाहर मिलेगा तो बाह्य बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और अगर इंटरनल की बात होगी तो शरीर के अंदर मिलान होगा। उसके बाद क्या बनेंगे, जब निषेचन हो गया तो क्या बनेंगे, युग्मनज बनेंगे, यानी कि जाइगोट बनेंगे। और जाइगोट क्या होता है, द्विगुणित कोशिकाएं होती है ना, क्योंकि ये निषेचन के परिणाम स्वरूप बन रहे हैं, नर और मादा मिलने के परिणाम स्वरूप बन रहे हैं। तो क्या हो गया, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का विकास। और युग्मनज क्या करेंगे, वृद्धि विकास के बाद यानी डिवीजन डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनाएंगे, एम्ब्रायो बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे, और ये विकसित होकर के एक नए जीवों में तब्दील कर जाएंगे, बन जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी घटनाएं, 3 घटना, पूर्व निषेचन, निषेचन और पश्च निषेचन। पूर्व निषेचन में 2 घटना शामिल होती हैं, युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। निषेचन 2 प्रकार के हो गए, पहला बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। और पश्च निषेचन में क्या आता है, युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव, जिसे हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निषेचन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग का अगला सवाल क्या है, निषेचन क्या है, यानी फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि निषेचन यानी कि किस में आता है, प्री के बाद आता है, यानी कि जब युग्मक बन जाएगा, युग्मक जनन हो जाएगा और युग्मक का स्थानांतरण हो जाएगा तो क्या होगा, निषेचन। तो निषेचन को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जब नर युग्मक मादा युग्मक क्या होते हैं, आपस में संयोग करते हैं तो क्या कहलाती है, निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो द्विगुणित संरचना का विकास होता है, तो जिससे क्या होता है, युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। और ये स्थिति की कहाँ मिल रहे हैं, तो इनको हम लोग 2 हिस्से में बांटे, एक आंतरिक दूसरा बाह्य। आंतरिक होता है विकसित प्रकार के जीवों में और बाह्य होता है अविकसित, जैसे कि आपके मेढक में हो गए, मछलियों में हो गए, इन सबों में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। यानी कि युग्मक मिलते हैं कहाँ, शरीर के बाहर बनते हैं, बाहर मिलते हैं और शरीर के अंदर अगर मिलेगा तो वह क्या होगा, आंतरिक निषेचन होगा। जैसे कि विकसित प्रकार के पौधों में होते हैं और विकसित प्रकार के एनिमल जैसे कि मनुष्यों में होता है, अन्य प्रकार के स्तनधारियों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो नर और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन का। और मिलता है कब, जब स्थानांतरण होगा तब ना। तो स्थानांतरण पौधों की भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं,
परागन कहते हैं। हम लोग परिभाषा भी जान चुके हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, है ना। तो परागन किसे कहते हैं? नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और परागन किसको कहते हैं? पुष्प में यानी कि पौधों में क्या होता है? परागकण कहाँ रहते हैं? परागकोश में रहते हैं, यानी एंथर में रहते हैं। और वो कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र पर जाएंगे, स्टिग्मास पर जाएंगे। तो ये प्रक्रिया, आने जाने की जो प्रक्रिया है, ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। यानी कि पुष्प में परागकोश से क्या निकलता है? परागकण, और वो पहुंचते हैं वर्तिकाग्र। तो परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इनटू स्टिग्मा दैट इज नोन एज पॉलिनेशन, या सुटेबल स्टिग्मा हम लोग लगा सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन एनिमल्स में हम लोग क्या बोलेंगे? नर युग्मक तो नर शरीर के अंदर है, मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर पल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पुरुष युग्मक क्या करेंगे? मादा युग्मक के साथ जाएंगे। तो शरीर में अगर प्रवेश करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्र सेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसेमिनेशन बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है वीवी पेरस। क्या है? वीवी पेरस एनिमल्स, यानी हिंदी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं जरायुज जीवधारी। तो वैसे जीवधारी आप नोट्स करिए साथ साथ कि वीवी पेरस एनिमल्स किसे कहते हैं? कि वैसे जीव जो क्या करते हैं? अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वीवी पेरस एनिमल्स कहते हैं, जरायुज जीवधारी कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, वे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जरायुज जीवधारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो। लेकिन ओविपेरस यानी कि जो अंडे देंगे, जैसे कि आपके क्या हो? मेढक होते हैं, आपके जो है मछलियाँ हो जाएंगे, आपके पक्षी हो जाएंगे, आपके सरीसृप हो जाएंगे। ये सब के सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं ना। तो इस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओविपेरस। क्या बोलेंगे? ओविपेरस। और हम लोग को याद रखना है, अंडे के बाहरी कवच किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है फल। देखिए, फल का निर्माण किससे होता है? तो हम लोग को याद रखना है, फल जो है किससे होता है इसका निर्माण? फल का निर्माण होता है आपके अंडाशय से। और अंडाशय कहाँ है? तो वह क्या है? पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग है। स्त्री प्रजनन अंग किसको कहते हैं? तो जायांग को बोलते हैं, यानी गाइनोसियम को बोलते हैं। गाइनोसियम की इकाई क्या कहलाती है? पिस्टिल या कार्पेल कहलाती है। और पिस्टिल कार्पेल में कितने हिस्से? 3 हिस्से, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो ओवेरी जो है कन्वर्ट कर जाता है किस में? फल में। और इसी के आधार पर कि फल जो है निर्माण किससे होता है, फल किससे बनते हैं, तो इसको हम लोगों ने 3 हिस्से में बांटा। फल, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेचित फल। सत्य फल वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, वैसे फल जिसका अंडाशय से ना होकर के अन्य किसी से हिस्से से होता है। जैसे कि पुष्पासन से हो जाए, जैसे कि आपके सेब का बायोलॉजिकल नाम क्या है? पायरस मेलस है ना। तो उसमें क्या होता है? थैलेमस वाले हिस्से से होता है, पुष्पासन से होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। और बिना निषेचन के होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेचित फल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो इसमें बीज नहीं बनता, निषेचन नहीं होगा तो बीज कैसे बनेगा? तो 3 प्रकार के हो गए, सत्य, असत्य और अनिषेचित फल।